नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और बीजेपी के संगठन के बीच चल रही रस्साकसी की बात। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज से बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन कितना संतुष्ट है, इस मुद्दे की बात। और साथ ही साथ क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो आंतरिक राजनीति है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव होने की संभावना दिखाई देती है, इस मुद्दे की बात। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्र। शरद जी, आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। ये जैसे पिछले कुछ दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कई तरह से हलचलों वाले दिन रहे। पहले पिछले महीने 25 मई को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ आए। उन्होंने अलग-अलग स्तर पर बहुत सारे लोगों से, जिनमें मंत्री भी शामिल थे, जिनमें विधायक भी शामिल थे, जिनमें संगठन के लोग भी शामिल थे, उनसे बातचीत करी और कुछ अपनी राय बनाकर अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी राय बनाकर वो चले गए। उसके बाद पिछले महीने की आखिरी तारीख को बीजेपी के संगठन के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष और जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो दोनों नेता लखनऊ आए और उन्होंने आने के बाद बहुत एक तरह से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में मंत्रियों से, विधायकों से, लखनऊ के सांसद से और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उसके अलावा सरकार में जो पार्टी के लिए प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी जो लोग निभा रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करी और कई मुद्दों पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये चर्चा है कि उन्होंने एक तो पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा बहुमत होने के बावजूद पंचायत चुनाव में अनुकूल नतीजे क्यों नहीं निकले, इस मुद्दे पर बातचीत की। अब उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की कि उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो कितना मुश्किल होगा। आज की स्थिति में अगर चुनाव होता है तो बीजेपी के पक्ष में किस तरह का रुझान रहेगा, ये जानने की कोशिश की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में किस तरह से तालमेल है, किस तरह से तालमेल की कमी है। माफ कीजिए। और उसके साथ ही उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के कामकाज में जो प्रशासनिक सहयोग है, अधिकारियों का सहयोग है, वो कितना मिल पा रहा है और कितनी उसकी वजह से अड़चनें आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले जब भी इस तरह के नेताओं की, संगठन के नेताओं की बातचीत होती थी या प्रभारी भी जब आते रहे हैं, तो सामान्यतः बातचीत सामूहिक तौर पर होती थी, विधायकों की या कुछ विधायकों की, एक इलाके के विधायकों की, एक जिले के विधायकों की, इस तरह से बैठकें हुआ करती थी। इस बार अलग-अलग उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई और बहुत सारे वरिष्ठ और नए मंत्रियों से भी बातचीत हुई, अलग-अलग बातचीत। तो ये जो सारा तामझाम है, इसके बाद आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये जो कवायद है, ये जो बीजेपी की जो आंतरिक एक तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में ऑडिट करने की जो कोशिश है, संगठन के लोग आए, उससे पहले आरएसएस के लोग आए और इस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात को समझने के लिए बहुत आंतरिक तौर पर तो पहले भी कोशिश होती रही होंगी, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर ये पहला प्रयास हुआ है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर ये सिर्फ यही इसी तक सीमित रहता कि ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के जो पार्टी की जो स्थिति है आजकल बीजेपी की, पंचायत चुनाव में जो दुर्दशा हुई पार्टी की, या कोविड के मैनेजमेंट खराब है, उसके बारे में महज वहीं तक सीमित अगर होता तब तो कोई बात नहीं, बड़ा आसानी से मान लिया जाता। और अब आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है संतोष जी ने, उसमें बताया कि साहब बहुत अच्छा है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया है। अगर
जाहिर है कि उसको तो एक औपचारिकता ही माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके की बात असली में क्या हुआ वो तो कोई बताता नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि संतोष जी या राधा मोहन जी को ये अधिकार होगा कि निर्णय ले ले। वो तो फीडबैक लेकर के दिल्ली जाएंगे, फिर सारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे और वो निर्णय लेंगे कि इसमें क्या होना है। और मुझे नहीं लगता कि इनका मकसद सिर्फ यहीं तक सीमित था कि जानना कि योगी जी का काम कैसा हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है या क्या कमियां हैं। इसके पीछे जो एकदम से ये एक्सरसाइज करी गई, इसके ये तो कहने की बात हो गई लोगों जी। को, मीडिया को बताने के लिए, लेकिन जो असली जड़ थी वो तो चल रही है। वो तो बात शुरू हुई उससे कि जो प्रधानमंत्री ने यहाँ भेज दिया एक अपना दूत कहें या उनका नॉमिनी, जो एक आईएएस ऑफिसर जिसको रिजाइन करा करके यहाँ पे एमएलसी बनवाया, अरविंद कुमार शर्मा, जो गुजरात कैडर के ऑफिसर हैं रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज रहे हैं, 21 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी नाक का बाल कहे जाते हैं। और उनको भेजा यहाँ, तो जाहिर है कि भाई उनको अगर भेजा यहाँ तो एमएलसी बनाने के लिए तो नहीं भेजा, उद्देश्य कुछ और रहा होगा। कोई, सबको आम लोगों का मानना ये था कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी तरीके का अंकुश लगाने या उन पे नजर रखने के, उनकी सरकार की वर्किंग को सुधारने के लिए। अब ये सारी चीजें जो हैं इनको योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल नामंजूर थी कि हमारे ऊपर कोई किसी को बैठाला जाए। हम उन मुख्यमंत्रियों में नहीं है कि हमारे की केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि हम कैसे काम करेंगे। और यही वजह थी कि उन्होंने इसके लिए उनको ए.के. शर्मा को किसी और पोजीशन को देने से इनकार कर दिया। अब देखिए, ये तो जो है अधिकार मुख्यमंत्री का ही है कि किसी को वो मंत्री अल्टीमेटली बनाता। ठीक है, ये सब जानते हैं कि जब मंत्रिमंडल बनते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लिस्ट पूरी अप्रूव होती है, वहां से तब बनते हैं। लेकिन इस मामले में क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बीच में उनका जो है स्टार वैल्यू बढ़ चुकी, बड़ी हुई मानी जाती है, जो 2017 में थी उससे आज काफी बढ़ी हुई मानी जाती है। प्रदेश, कई जगह जगह प्रदेशों में वो स्टार कैंपेनर भेजे जाते हैं। अब उसका क्या नतीजा निकलता है, कितना फायदा होता है, नुकसान होता है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, बहरहाल जाते वो पूरे प्रदेश में घुमाए गए बीजेपी द्वारा, तो उनका स्टेचर और स्टेटस इतना बढ़ गया कि उन्हें लगा कि मेरे रहते हुए ये कौन है भाई, ये चला आ रहा है वहां से और मैं इसको बना लूं, उप मुख्यमंत्री बना दूं या मंत्री बना दूं, जिस तरीके की चर्चाएं थी। और ये माना जा रहा था क्योंकि ये लॉजिकल बात थी कि उनको कुछ ना कुछ कोई इंपॉर्टेंट पद दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एमएलसी बने हुए उन्हें 4 महीने से ज्यादा हो गए और ये योगी आदित्यनाथ रेजिस्ट करते रहे। अब इसके लिए भी देखिए, वैसे तो बूता चाहिए कि नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश को नकारा कर देने के लिए किसी भी मुख्यमंत्री को, और खासतौर से बीजेपी के मुख्यमंत्री के को वाकई में बूता चाहिए, और वो उन्होंने दिखा दिया। लेकिन क्या ये इससे मोदी मान जाएंगे? नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, और ठीक है नरेंद्र मोदी 2014 की तरह से उतने पावरफुल ना हो, उतने शक्तिशाली ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की अभी स्थिति ऐसी तो नहीं आई कि कोई मुख्यमंत्री चाहे उनको उनकी बात को नकारा कर दे और आराम से करता रहे। तो इससे जाहिर होता है कि अभी जो हुआ है ये अभी एक इंटरिम पीरियड है, अभी भी वक्त है और निर्णय बाद में होगा वहां से। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतनी शांति से बैठ जाएंगे। ये भी ठीक है कि योगी, देखिए इसमें शोडाउन, ये तो झगड़ा अब बन गया है मोदी वर्सेस योगी, इसीलिए इतनी बड़ी कवायद हुई कि आरएसएस के भी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और बीजेपी के भी आ रहे हैं। और अब जब ये इतना बड़ा इशू बन गया है तो इसमें दोनों में से एक की बात रहेगी, ऐसा है। और जाहिर है कि एक को कुछ ना कुछ ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, ये समय बताएगा। जी, आपने बातों बातों में इशारा किया कि एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देने की मुद्रा में दिखाई दे।
अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राजनैतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी जितनी पकड़ है, क्या उनके लिए ये संभव है कि वो इस तरह से सीधे चुनौती दे सकते हैं, जिस तरह से पश्चिम जो बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रही हैं, एक मुख्य सचिव के मामले में जिस तरह से उन्होंने सीधा टकराव मोल लिया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा कर पाना संभव है? क्या आसान रहेगा उनके लिए ऐसा कर पाना? देखिए, अभी तक तो जिस तरह से ये पूरी पूरी ये कहानी जिस तरह से अभी तक चली है, उससे तो यही लग रहा हो, जो शरद जी ने भी कहा उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि उन्होंने चुनौती दे दी है। और अगर ये माना जाए कि ये मोदी जी के इच्छाओं के विपरीत यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए, तो वो शुरू से ही फिर अपने आप को यही मानकर आए थे कि हम अब मोदी जी की बात नहीं मानेंगे और बाकी संघ के हो सकता है लोगों की बात हम मान लें, लेकिन हम अपना खुद का वजूद ऐसा बनाएंगे ताकि हमको आसानी से कोई हटा ना सके। देखिए, जो शरद जी ने कहा कि मोदी को चुनौती देना आसान नहीं, जी, ममता बनर्जी ने दिया है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। ममता बनर्जी को वहां के गवर्नर रोज कुछ न कुछ परेशान करते रहते हैं टिप्पणी से और सवाल पूछकर। फिर वो विपक्ष की नेता है, वो कोई बीजेपी की नेता थोड़ी ना। हाँ, ये भी तो बात है। हम उसी बात पर आ रहे हैं। दूसरा ये कि अब उनके अफसर को वो नहीं वहां रहने दे रहे हैं, रेड हो रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनाव जब नजदीक है तो इस तरह से उनके खिलाफ कार्य करेंगे? देखिए, एक बात हम लोग को ये समझ लेनी चाहिए कि एक्सपेंशन होता है मंत्रिमंडल का या नहीं होता है। अगर होता है तो भी, और अगर नहीं होता है उस हालत में भी, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतनी संगठित या एकीकृत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर हम ये मान के चलें कि इस समय पार्टी में नाराज लोगों की संख्या बहुत हो गई है, तो फिर उसमें एकता की तो बात नहीं आती है ना। भी पंचायत चुनाव हारे हैं, फिर ग्राम प्रधान का चुनाव हारेंगे, हो सकता है अंदर से ही लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मान लीजिए कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाता, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, और जिन लोगों की हम लोगों ने चर्चा करी कि उनको आना चाहिए वो आते हैं, उसमें भी उस हालात में भी एक पक्ष, जो दूसरा पक्ष है, वो नाराज हो जाएगा। अब देख मतलब ये है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी में एकता वाली बात नहीं है। लोग एक दूसरे को काटने पर लगे हैं, अंदर ही अंदर जड़ कमजोर कर रहे हैं। अब योगी जी कितना सक्षम होंगे, कितने लोग उनके साथ होंगे, ये समझने वाली बात है। शायद उनके पास थोड़े से विधायक हों जो उनके साथ खड़े हों। फिलहाल हम ये नहीं जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी इस समय कितनी मजबूत है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, कि वो पिछले चुनाव की तरह नुकसान पहुंचाए। तो अभी तो बिल्कुल खत्म ही होती चुकी थी अतुल। हिंदू वाणी को तो इन्होंने खुद ही क्रश कर दिया। और ये उसका जो सबसे बड़ा नेता था उसको भी किनारे कर दिया इन्होंने। हाँ, वो तो ठीक है, सुनील सिंह ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हाँ। और
फिलहाल किसी ने हिंदू युवा वाहिनी का नाम नहीं सुना है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के ऊपर भी संघ और भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को शुरू में ही उनके ऊपर नहीं लगाने की कोशिश की। तो देखिए ये तो हाँ पूछे। बिल्कुल ये तो बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बूते राजनीति कर पाने वाले और अपने बूते विधायकों को एकजुट रख पाने वाले नेता के तौर पर नहीं थे। मुख्यमंत्री भी वो जब बनाए गए तो एक बहुत बड़े बहुमत की एक तरह से नाराजगी के बाद उनको बनाया गया, लेकिन उस वक्त पार्टी में अनुशासन इस तरह का था और सरकार के लिए पूरे 5 साल का रास्ता सामने था, तो सबने उस निर्णय को चाहे बेमन से ही सही लेकिन स्वीकार किया। ये चर्चा सार्वजनिक हो गई थी कि जो उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष थे मौर्य जी, केशव मौर्य, वो चाहते थे कि उनको इस तरह का मौका दिया जाए, मुख्यमंत्री का मौका उन्हें दिया जाए, क्योंकि पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर उन्होंने ही काम किया था। राष्ट्रीय नेता के तौर पर बहुत सारे लोग आए, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी उनमें शामिल थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य ही ऐसे अकेले नेता थे जो पार्टी अध्यक्ष होते हुए उन्होंने हर चुनाव क्षेत्र में जाकर संगठन को भी तैयार करने का काम किया था और उसके आगे का भी काम किया था। लेकिन अभी शरद जी, जैसे इस तरह की भी कुछ चर्चाएं हैं कि जो बातचीत हुई, हालांकि ये सिर्फ एक तरह से अपुष्ट स्रोतों के आधार पर आई हुई जानकारियां हैं कि इस तरह की भी कोई बातचीत हुई है कि केशव मौर्य को पार्टी के अध्यक्ष पद पर लाया जाए और उनकी जो जगह खाली हो उस पर जो अरविंद को जो है उनको लाने की बात करी की, इस तरह की चर्चा है। और इसमें ये भी साथ में कहा जा रहा है कि केशव मौर्य ने इस बात पर वो बहुत इस बात के लिए राजी नहीं है। उनकी तरफ से जो संकेत है वो इस तरह के संकेत हैं कि अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो उनको इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि अगला जो चुनाव होगा उस चुनाव के बाद अगर पार्टी जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलेगा। इसी हालत में वो संगठन की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। इस तरह की बातें हमारे पास अपुष्ट स्रोतों से आई। बिल्कुल ये बात मैं नहीं, आपने जो सवाल पूछा, देखिए गोविंद, ये बिल्कुल इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उसमें कुछ मुझे जो मैं जोड़ना चाहूंगा, उसमें चर्चा पहले तक तो ये थी कि भाई ठीक है, और जो उप मुख्यमंत्री का पद होगा वो दे दिया जाएगा अरविंद शर्मा को, इस तरह की ये चर्चा थी। लेकिन उसमें दिल्ली से जो कहा जा रहा था कि भाई इनको गृह विभाग और कार्मिक वो उसका चार्ज उन्हीं के पास रहे, उस पर मुख्यमंत्री कतई राजी नहीं था किसी सूरत में। दूसरी बात ये, उसमें जो दूसरी पहली चीज तो उप मुख्यमंत्री के लिए राजी नहीं थे, लेकिन कल देर रात को जो खबरें निकली है इनकी मीटिंग के बाद, उसमें पता लगा कि मुख्यमंत्री मंत्री बनाने को तो राजी हो गए, लेकिन पोर्टफोलियो के बारे में अभी भी राजी नहीं है। केशव मौर्य का जहां तक सवाल है, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने इस बात पे, पहले तो उनकी मांग यही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, रिप्लेस कर रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ को तो दूसरी बात पे वो यहां तक राजी हो गए कि ठीक है पार्टी अध्यक्ष पद ले लेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद भी उसके साथ रहना चाहिए। ये देर रात की सूचना थी मेरी कि उनको, जिससे कि उनका कद कम ना हो, एडिशनल कुछ दे करके उनका कद बढ़ा दिया जाए, या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए या ये किया जाए। तो इस बात पे भी दुविधा है, इस पे भी निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, अरविंद शर्मा पे अटकती है। और अरविंद शर्मा को, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं जो मुझे लगता है कि अरविंद शर्मा जो कि एक ऑर्डिनरी आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, मोदी के बड़े क्लोज थे, उनका आज की डेट में इतना बड़ा स्टेटस हो गया है, और जो एक मोहरे बन के आए थे नरेंद्र मोदी के, वो आज की डेट में वजह बन गए हैं मोदी और योगी की जंग के लिए, के बीच में की वजह से। और उसको लेकर के, और सोचिए आप कि वो लेकर के यूपी की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है वो उस शख्स की वजह से हो रही है। और अगर यूपी की राजनीति में उथल पुथल ये होती है और इसका कुछ निर्णय निकलता है, कुछ होता है आउटकम,
तो आप सोचिए राष्ट्रीय राजनीति पे रिफ्लेक्ट करता है। और इतना बिल्कुल, बड़ा स्टेचर किसने बनाया? श्री योगी आदित्यनाथ ने। अगर अगर कोई, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि योगी आदित्यनाथ एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। उनका ये जो और ये पूरा ये जो अप्रोच रही है इस मामले को लेकर के, अरविंद शर्मा को लेके, वो बिल्कुल एक सीजन पॉलिटिशियन वाली नहीं रही है। वो ये रही है कि एक मैं मठाधीश हूं और जो मैंने तय कर लिया मेरी बात मानी जाएगी। नहीं तो कोई, मुझे लगता है कि जो जो एक्सपीरियंस है बड़े बड़े पुराने नेताओं का देखते हुए, कोई और होता तो इसको कन्फ्रंटेशन बजाने के बजाय इतने रूटीन तरीके से करता कि अरविंद शर्मा ही नहीं, जो आज अरविंद शर्मा बन गए वो बन ही नहीं पाते। भाई अगर वो एक्सेप्ट करके बोले ठीक है चलिए बना देते हैं उनको, और बिना झगड़े के पहले ही पोर्टफोलियो वहीं पे दे देते, उसके बाद झगड़ा करते रहते हैं मोदी से, पोर्टफोलियो के लिए झगड़ा होता खाली। अरविंद शर्मा इतने बड़े फिगर नहीं बन पाते जो आज की डेट में बन गए हैं। कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही अकलमंदी का काम, क्योंकि कन्फ्रंटेशन लेकर के किस हद तक कन्फ्रंटेशन ले पाएंगे? अगर ऐसा भी नहीं है कि वो इतने बेलगाम हो जाएंगे कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे और नरेंद्र मोदी खामोशी से देखते रहेंगे। आज की डेट में इस तरीके का ये सोचना भी कि वो उनको नरेंद्र मोदी को ह्यूमिलिएट करके बने रहेंगे मुख्यमंत्री। अगर स्टेज देखिए, उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों एक साथ हैं इस इशू पे, और जाहिर है कि उनके साथ सारी जो मेन लीडरशिप है पार्टी की वो उनके साथ है। और ऐसा भी नहीं कि आरएसएस पूरी कोई इनके पीछे है योगी आदित्यनाथ के, जैसे बहुत से लोग समझ रहे हैं। वहां पे विभाजन है, कुछ लोग हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, लेकिन और ये जो बार बार कहा जाता है कि साहब योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्व का फेस नहीं है, और साहब वो क्यों? क्योंकि वो भगवा पहनते हैं, क्योंकि वो शहरों के नाम बदल देते हैं, जो इस्लामिक नेम्स को बदल बदल के हिंदू नेम्स कर देते हैं, और भाषण दे लेते हैं खूब जबरदस्त, जिससे जो है जिस कम्युनल फ्लेवर वाला हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या खाली इसी से मान लिया जाएगा? आप ये बात सोचिए जरा, अतुल आप भी सोचिए, गोविंद आप भी सोचिए कि जितने, जहां तक जो आरएसएस के जो सपने थे हिंदुत्व को लेकर के, वो किसने पूरे करे? कौन कौन से सपने थे? राम मंदिर किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी, सबको मालूम। आर्टिकल 370 किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। ट्रिपल तलाक हो, कोई भी इशू, जो मेजर इश्यूज थे, जो आरएसएस की ड्रीम थी कि हमें एक दिन करना है, वो किसने करे? तो जब चॉइस होगी ये तय करने की कि कौन बड़ा हिंदुत्व का आइकन है और कौन ज्यादा बड़ा हिंदुत्व का नेता है, तो जाहिर है नरेंद्र मोदी कहीं आगे उनसे होते हैं। तो ये जो धारणा बनाई जा रही है कि साहब वो योगी आदित्यनाथ इतने शक्तिशाली हैं और सबसे बड़ा हिंदुत्व का फेस है, ये मुझे लगता है जरा हल्की बात है। और ये बाकी तो समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन जब अगर, क्योंकि टक्कर इन दोनों की है, इसमें कौन आगे निकलता है ये समय बताएगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने मन की करेंगे और कोई किसी स्तर पे कुछ नहीं होगा, और वो तो फिर तो एस्टैब्लिश ही हो जाएगा कि वो ज्यादा बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी से। हाँ गोविंद जी, उत्तर प्रदेश में हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री केंद्र की सत्ता और संगठन को चुनौती दे रहा है। आपने भी देखा, हम सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस वक्त किस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने सीधी चुनौती दी थी, और अंत उसका जो परिणति थी वो एक तरह से कल्याण सिंह की बीजेपी की राजनीति से भी उनकी एक छुट्टी हुई, एक लंबे वनवास के बाद दोबारा वो
वापस बीजेपी में आए। तो ऐसी मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की क्या कुर्सी का ये नशा है कि इस तरह से जो राजनेता हैं उनको इतनी बुरी तरह ये नशा उन पर असर करने लगता है कि वो प्रधानमंत्री या पार्टी संगठन से खुद को बड़ा समझने लगते हैं। अतुल जी, एक आप इसको किस रूप एक में इसमें मैं देखते हैं जोड़ना आप? चाहूंगा। अच्छा, वो अतुल बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। कल्याण सिंह में और योगी आदित्यनाथ में बड़ा अंतर। कल्याण सिंह जमीनी नेता थे, उनका जो लोध वोट बैंक था वो बहुत मजबूत वोट बैंक था और उसी के सहारे उन्होंने अपनी पूरी राजनीति करी। उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय सत्ता संभाल रखी थी प्रदेश में। उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी, संघ को छोड़ दीजिए, पार्टी में भी उनका योगदान योगी के योगदान से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल योगी कोई के कोई योगी कंपैरिजन का नहीं। कद उनके कद के आगे बहुत छोटा है। तो अगर आज योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह के कदम पद चिन्हों पर चलकर पार्टी में विद्रोह करते हैं और छोड़ देते हैं तो उनको कोई पूछेगा नहीं। फिर वो वही हिंदू महासभा वगैरह कोई पार्टी ज्वाइन करके फिर वो चुनाव लड़े, वो एक अलग बात है, या इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इसलिए भी क्योंकि देखिए अयोध्या का मसला तो अब सॉल्व हो गया है। जी जी। काशी भी करीब करीब तैयार हो चुका है। तो योगी जी की जरूरत अब धार्मिक मामलों को लेकर के नहीं है। और अगर पार्टी को विद्वेषी फैलाना है धर्म के नाम पर तो उनके पास बहुत नेता हैं, ऐसा नहीं है कि खाली वही हैं। आप देखिए ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने कितने ऐसे नेता निकल आएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल कल्याण सिंह से योगी आदित्यनाथ की तुलना करना बिल्कुल अनुचित होगा। बिल्कुल सही बात है। खैर, जो जिस तरह की राजनीतिक हलचल है वो लगभग उन दिनों की याद दिलाती है जैसा कल्याण सिंह के काल में हुआ था। सीधे प्रधानमंत्री और पार्टी संगठन से टक्कर दिखने लगी थी। कुछ इस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी दिख रही हैं। लेकिन जो अभी जो पार्टी के संगठन के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, इन दोनों नेताओं का जो BL संतोष और राधा मोहन सिंह का जो दौरा है उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज को चलाने में बाधा बन रही है या सहयोगी नहीं बन रही है, इस मुद्दे पर भी बहुत सारे मंत्रियों से और विधायकों से बातचीत की है। और ये कुछ इस तरह की अटकलें हैं कि इस बातचीत से जो जिस संकेत उनको मिले हैं उसमें इस तरह की बात है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर पार्टी के और सरकार के कामकाज को सही तरह से नहीं चलने दे रहे हैं। तो शरद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये जो कवायद इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसका एक तो राजनीतिक फॉलआउट होना होगा, वो आने वाले दिनों में हमें दिखेगा। लेकिन क्या जो उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका है, उत्तर प्रदेश की जो सरकारी मशीनरी है, उत्तर प्रदेश के बाबुओं का जो जाल योगी आदित्यनाथ के आसपास और सरकार के आसपास बिछा हुआ है, क्या उसके लिए भी ये जो दौरा है, ये जो राजनीतिक कवायद उत्तर प्रदेश में हुई है, ये किसी तरह का खतरा बन सकती है? कुछ लोगों की वर्चस्व को इससे चुनौती मिल सकती है, कुछ अधिकारियों के वर्चस्व को? देखिए, एक चीज मत भूलिए कि जो लोग जो पार्टी के इनसाइडर्स हैं और जो शिकायत कर रहे हैं इस बात की कि ब्यूरोक्रेसी जो है हावी है और वो होने नहीं दे रही है, सरकार पार्टी के प्रोग्राम्स और पार्टी वर्कर्स की नहीं चलने दे रही है, उनका इशारा असली में ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है। उनका जो अटैक है वो तो मुख्यमंत्री पर ही है। वो तो उनसे, ये तो एक बहाना, हमेशा ये तरीका अपनाया जाता है किसी और के जरिए से कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते और वो रिफ्लेक्शन भी उन्हीं की वर्किंग पे है। ये सबको मालूम है कि 2-4 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं। लेकिन एक चीज और भी है गोविंद,
अतुल को जी। भी ये चीज मालूम होगी कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके कुछ ब्यूरोक्रेट्स क्लोज तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी सोचते थे कि उनकी आंख बंद करके सुनते हैं, ये सुना है अपने जो है सामने किसी को कुछ नहीं समझते। और इस वजह से कई अफसरों का कहना ये है कि भाई कोई फायदा नहीं है उनके सामने कुछ बोलने, उनको एडवाइस देने का, क्योंकि वो करेंगे तो वही जो उनके दिमाग में आएगा। तो कई अच्छे अफसर भी जो हैं बोलते नहीं है, चुप रहे, बोले जो भी करना है करने दो। तो आदमी असल में उसका कारण ये वजह हो सकती है कि ये मठाधीश रहे हैं बरसों तक। मठाधीशों को वैसे ही आदत हो जाती है कि हम सर्वोच्च हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल। और उनको आदत होती है कि जब वो लोग आते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, तो अगर ये दिन को भी रात कहें तो सब बोलते हैं जी महाराज। तो इतनी उनको जरा सी भी आदत नहीं हुई किसी प्रकार का डिसेंट सुनने की, किसकी अपनी जो सोच है उसके विरुद्ध कोई बात है तो उसको बिल्कुल नकारा करते हैं। तो वो भी एक वजह है। अच्छा, और ये शिकायत भी हो रही है, जो लोग क्लोजली जानते हैं वो यही कहते हैं। अब वो घूम करके ये जो बहुत से लोग जो डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का नाम लेकर के ये चीज कह देते हैं। तो अब देखना ये है कि अपने आप को इस चक्कर में कहीं वो ओवर एस्टिमेट ना कर रहे हो। ऐसा होता है कि कभी कभी आदमी की हेकड़ी जो है वो इतनी आगे बढ़ जाती है और कि मैं सही और बाकी सब दुनिया गलत। ये वहां तक कंपैरिजन जो था कि उसका इस काम में कल्याण सिंह के दिमाग में भी बैठ गया था। और ये याद रखिए कि पहली चीज तो योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह नहीं है, उनके स्तर के आसपास भी नहीं, जो कल्याण सिंह का स्टेचर उस टाइम था। अडवाणी के बाद वो माने जाते थे, वाजपेयी, अडवाणी और कल्याण सिंह ना राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा, वो लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति से जो उनमें और नरेंद्र मोदी में बहुत फर्क है। बिल्कुल में लोकतांत्रिक अप्रोच थी, सोबर व्यक्ति थे, और इतने विंडिक्टिव टाइप का अप्रोच नहीं था उनका। बिल्कुल नहीं था। नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल एक अलग चीज है, और उन्होंने अपना स्टेचर जो बनाया है, खुद बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत फर्क है अटल बिहारी वाजपेयी से। और अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत सी बातें सुन भी लेते थे, और कल्याण सिंह जी ने उनको क्या नहीं कहा, किस किस तरीके के शब्दावली यूज करी उनको कंडेम करने के लिए, उनके खिलाफ बोले, लेकिन उसके बाद भी उनके रहते हुए वापस आ गए थे पार्टी में। जी। नरेंद्र मोदी वो चीज नहीं है कि यह उसको नजरअंदाज कर दें। तो इसलिए मुझे घूम फिर के लगता है ये जंग उतनी सिंपल नहीं है जितना समझी जा रही है। और ये जो है ना, आज समय क्या दिखाता है उससे तय हो जाएगा। इससे तय सिर्फ योगी आदित्यनाथ की राजनीति नहीं तय होगी, नरेंद्र मोदी का क्या फ्यूचर होगा वो भी तय होगा, और साथ ही साथ तय होगा कि बीजेपी का फ्यूचर क्या है। बिल्कुल। क्योंकि उत्तर प्रदेश, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की जो कुर्सी है, दिल्ली की जो राजनीति है, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस तरह से इतने बड़े बहुमत के बाद अगर पार्टी एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के एक मोहरे के टकराव की वजह से पार्टी की छवि को, पार्टी के संगठन को अगर चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, तो कहीं न कहीं पार्टी के लिए ये बहुत बहुत बड़ा घातक साबित होगा। क्योंकि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें दिखाई देगा। जो इस समय उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो उस वक्त चुनाव के वक्त से थोड़ा पहले किसी दूसरे राजनीतिक दल में थे और बीजेपी की हवा देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। वो सारे लोग फिर उसी गति से पाला भी बदल सकते हैं और बीजेपी के लिए उम्मीदवारों का भी चयन करना मुश्किल हो सकता है। इस तरह की भी स्थितियां हो सकती हैं। हालांकि जो दिल्ली से नेता आए थे, उनके जिस चीज़ की उनको जानकारी करनी थी उसमें ये भी कहा गया था कि एक जानकारी उनको ये भी करनी है कि जनता के बीच में मौजूदा सरकार की क्या छवि है, इस समय जनता के बीच में सरकार की क्या छवि है। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है उन्होंने पार्टी के विधायकों से बात की, प्रवक्ताओं से बात की, मंत्रियों से बात की, उप मुख्यमंत्रियों से बात की, लेकिन मीडिया से किसी तरह की बात नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और
शायद मीडिया ही उनको बता सकता कि वो उत्तर प्रदेश में किस तरह की छवि इस समय सरकार की है, और अगर चुनाव होते हैं तो पार्टी के लिए क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो एक बड़ा जो फैसला उत्तर प्रदेश की जनता की राय का उनको एक जानकारी मिल सकती थी, उस जानकारी से वो खुद ही अपने तरीके की वजह से वंचित रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल भरे होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और हम उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि जैसे भी हो ये राजनीतिक संकट, इसका समाधान हो, उत्तर प्रदेश को बेहतर सरकार मिले। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अव्यवस्थाएं, जिस तरह की समस्याएं पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर तमाम दिख रही हैं, वो न दिखें। और अगले चुनाव से पहले जो भी परिस्थितियां हो, कम से कम एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी कहीं मजबूत पार्टी के तौर पर रहे, तभी विपक्ष भी उसको ढंग से चुनौती दे सकेगा। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपनी राय से, अपने विचारों से, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी राय, आपकी टिप्पणियां ही हमको द फ्री प्रेस के जरिए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की हिम्मत देती है, हौसला देती है। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।